तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट सीरीज विज्ञान का, जिसमें 61 से लेकर के 90 तक के क्वेश्चन हैं। इसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का प्रश्न समाहित किए हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 या 7 नंबर का केमिस्ट्री से पूछते हैं, वही 6 नंबर का आसपास जो है बायो से पूछते हैं। सभी को सम्मिलित किए हैं। आप सभी को पता है हमारा सीरीज शुरू हो चुका है, तीसरा सीरीज है, जिसमें 90 क्वेश्चन तक के हमने यहाँ पे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पीके साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा क्या संचरित नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहला दिया है ऊर्जा, दूसरा दिया है आवेश, तीसरा दिया है संवेग और चौथा दिया है सूचना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेश। विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवेश संचरित नहीं होता। एक अर्धचालक में विद्युत चालकता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका तापक्रम बढ़ाने के साथ घटती है, तापक्रम बढ़ाने के साथ बढ़ती है, तापक्रम बढ़ाने पर नहीं बदलती है, तापक्रम बढ़ाने के साथ पहले बढ़ती है फिर घटती। चूँकि दोस्तों ये अर्धचालक है, अर्धचालक में जैसे ताप बढ़ाते हैं जो धन आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है निकलने लगता है। तो सीधी सी बात है, इसमें विद्युत चालकता क्या होगी, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अर्धचालकों का तापक्रम बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध। यदि आप ऊपर का क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या आंसर होगा। यहाँ पे बढ़ता लिखा है, घटता लिखा है, अपरिवर्तित रहता है, या यहाँ पे लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे अर्धचालक के ताप बढ़ाने पर उसकी क्या होती है, चालकता बढ़ती है। तो सीधी सी बात है, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, मतलब घटेगा। तो बी नंबर भी इसका ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है संतुलित अवस्था से विस्थापन के, दोलन की आवृत्ति के, संतुलन अवस्था में वेग के, गति के आयाम के वर्ग के। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा गति के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी तनी हुई झिल्ली व द्रव की सतह के मध्य प्रमुख अंतर। तनी हुई झिल्ली और द्रव की सतह के मध्य क्या अंतर है। द्रव सतह सिकुड़ने का प्रयास करती है परंतु तनी हुई झिल्ली नहीं। द्रव का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता परंतु तनी हुई झिल्ली पर तनाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ता है, तापक्रम बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव अनियमित रूप से बढ़ता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता परंतु तनी हुई झिल्ली पर तनाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में कार इंजन को स्टार्ट करना ज़्यादा आसान रहता है। ऐसा इस कारण होता है कि कार की बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध तापक्रम बढ़ने के साथ घटता है, तापक्रम बढ़ने के साथ बढ़ता है, तापक्रम घटने के साथ घटता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापक्रम बढ़ने के साथ घटता है इसका आंतरिक प्रतिरोध, इसलिए गर्म दिनों में इंजन स्टार्ट करना आसान रहता है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, व्यापक में आए हुए क्वेश्चन है पूरे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के प्रथम तथा द्वितीय विद्युत नियम क्रमशः किन संरक्षण सिद्धांतों पर आधारित है। पहला दिया है ऊर्जा तथा संवेग संरक्षण, सेकंड दिया है संवेग तथा आवेश संरक्षण, द्रव्यमान तथा आवेश संरक्षण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर होता है और दूसरा जो है साथियों ऊर्जा पर होता है। ठीक है, तो आवेश एवं ऊर्जा यहाँ पे दिया नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक विद्युत द्विध्रुव एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है। एक विद्युत ध्रुव के एक बिंदु आवेश द्वारा
उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? द्विध्रुव पर नेट विद्युत बल अवश्य ही शून्य होगा। द्विध्रुव पर नेट विद्युत बल शून्य हो जाता है। द्विध्रुव पर क्षेत्र के कारण बल अवघूर्ण अवश्य ही शून्य होता है। द्विध्रुव पर क्षेत्र के कारण बल युग्म या बल अवघूर्ण शून्य हो जाता है। तो आपको सभी को पता है साथियों, जब एक विद्युत ध्रुव के एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? जो ऑप्शन नंबर डी है, द्विध्रुव पर क्षेत्र के कारण बल अवघूर्ण शून्य हो जाता है। ठीक है, 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिष्टकारी परिपथ से एक समान डीसी प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को कहते हैं। दिष्टकारी परिपथ से एक समान डीसी प्राप्त करने के लिए जो परिपथ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? दोलित्र बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं, प्रवर्धक बोलते हैं या लॉजिक गेट बोलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि डायोड में पी सिरे पर विभव, यहाँ पे एन रहेगा साथियों, यहाँ पे एन, पी सिरे पर विभव एन सिरे से अधिक है। एन की तुलना में पी सिरे पर विभव कम है। पी एवं एन सिरे पर विभव समान है। पी तथा एन सिरे के बीच विभव परिवर्तनशील है। चूँकि पी सिरे पर धनात्मक जो होल होता है वो अधिक होता है, तो इस कारण से पी सिरे पर विभव एन सिरे से क्या होगा? अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनत को बहुत अधिक धारा बढ़ाने पर धारा, मतलब पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनत को बहुत अधिक बढ़ाने पर धारा क्या होगा? नियत रहेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे घटेगी या अचानक बढ़ जाती है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, अचानक बढ़ जाती है, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिष्टकारी का कार्य होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, डीसी को एसी में परिवर्तित करना या उपरोक्त तो सी या उनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसी को डीसी में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर स्थित हवा के बुलबुले के चमकने का कारण क्या है? प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आप सबको पता है कि जब इंद्रधनुष बनता है तो इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार से पानी के अंदर जब जो हवा का बुलबुला जब इस प्रकार जाता है तो इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। तो आंसर नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युग्म के लिए क्रांतिक कोण का मान न्यूनतम होगा? पानी से हवा, कांच से हवा, कांच से जल, कांच से कांच। तो साथ ही आपको याद होगा जब क्रांतिक कोण निकाला जाता है तो प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। ये पहला नियम होता है इसका, ठीक है ना। बाकी चीज़ जो है वो आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। तो इसका जो आंसर है साथियों जो बी है, कांच से हवा में, यहाँ पे क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? कम होगा, न्यूनतम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तर लेंस पर अक्ष के समांतर आपतित होती है ना। कोई उत्तर लेंस है यहाँ पे और उसके अक्ष के समांतर क्या होती है? आपतित होती है। तो सभी रंगों के लिए प्रकाश दूरी समान होगी। बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होगी, पीले रंग के लिए फोकस दूरी अधिकतम होगी, लाल रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होगी। तो बैजानी आह पिनाला, ठीक इस प्रकार से उसमें रंगों का समूह होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी न्यूनतम होगी, क्योंकि बैगनी रंग सबसे पहले होता है ना। बैजानी आह पिनाला, इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। यदि मनुष्य की एक आँख होती तो साथियों ये तो व्यापक में पूछा गया एक बार, और 2008 में 12वीं में ये पूछा गया था। यदि आपके पास एक आँख हो तो क्या होगा? ठीक यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होगा, दृष्टि क्षेत्र कम होगा, त्रिविमी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे देखिए वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तो हो ही नहीं सकता। अब दृष्टि क्षेत्र कम हो जाएगा क्योंकि एक आँख से देखोगे तो आपका
दाहिने हाथ में एक कोई भी एक आँख आपको बंद कर देख लीजिए, जिस आँख को बंद करोगे उधर का हमको दिखाई नहीं देता है, तो दृष्टि क्षेत्र तो कम हो ही गया, त्रिविमी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल सही बात है। तो आपको बी और सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी में यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब आवर्धन क्षमता होगा। तो आप सबको पता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर लिया जाता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 होता है। तो सीधी से बात है 25/f क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। इसको कभी कभी d/f भी लिखा जाता है। d बराबर क्या होता है, 25 होता है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मध्यवर्ती प्रतिबिंब होता है, आभासी, सीधा, आवर्धित, वास्तविक, सीधा तथा आवर्धित, वास्तविक, उल्टा तथा आवर्धित, आभासी, सीधा तथा छोटा। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, वास्तविक, उल्टा, आवर्धित। यहाँ पे प्रश्न जो है थोड़ा सा आधा छपा हुआ है, तो इसका पूरा मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि इसके वेग की दिशा विद्युत बल रेखाओं की दिशा में है, तब इलेक्ट्रॉन के पथ वृत्तीय होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा, क्योंकि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रही है उस दिशा में इसमें जो है क्या होता है, टकराता है ना। मतलब इसमें धन आवेश या बोल सकते हो उसके वाहक जो इसके उल्टा हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा। अब आते हैं केमिस्ट्री में। निम्नलिखित में से उदासीनीकरण, सभी केमिस्ट्री हम घुस गए हैं। निम्नलिखित में से किस उदासीनीकरण अभिक्रिया में उदासीनीकरण ऊष्मा निम्नतम होती है, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों यहाँ पर जो बी है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये प्रबल अम्लीय प्रबल क्षारीय होता है। तो इसमें जो इसकी जो विलयता है या विलायक है बहुत तेज़ी से होती है, तो इसमें उदासीनीकरण के उसमें क्या होगी, निम्नतम होती है। ठीक है, छोटा छोटा जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा बताता हूँ तो लंबा बन जाता है वीडियो। एंजाइम पेप्सिन परिवर्तित करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वसीय अम्ल में, स्टार्च ग्लूकोज में, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में। तो एंजाइम पेप्सिन परिवर्तित करता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय बफर विलयन है, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक पदार्थों के रूप में उपयोग होने वाले अति शुद्ध SI व GE किस विधि से शोधित होते हैं। ठीक है, तो मंडल परिष्करण, निक्षालन, एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रम या रासायनिक अपचयन। तो साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडल परिष्करण। चलिए साथियों अब जो है आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थीरिया या इन्फ्लुएंजा। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जो है जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान तर्कु रेशे बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा, मध्यावस्था। ऐसे पदार्थ, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी या एंटीजन। तो ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। यहाँ रखिएगा, राइबोसोम से बनता है DNA तथा tRNA, RNA तथा प्रोटीन, DNA तथा प्रोटीन, RNA तथा
एमिनो एसिड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरएनए तथा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिनेप्सिन अर्धसूत्री विभाजन किस चरण में होता है? तो दोस्तों ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा, इसका आंसर कौन सा होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन में चरण जिसमें G1 प्रवस्था या S प्रवस्था, G2 प्रवस्था शामिल है। इसे कौन सा चरण है जिसमें G1, S और GS2 सब प्रवस्था शामिल होता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है हिस्टामिन, सीरोटिन, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिस्टामिन। तो ये रहा साथियों 61 से लेकर के 90 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूँ। इसी प्रकार से हम आगे भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे, इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वहाँ से जाके देखिए और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना ही लाइक करते हैं। मुझे बहुत ही निराश होता है जब इस प्रकार से आता है। मेरा मन कहता है कि आप लोग लाइक करें, है ना, अच्छा लगता है तो लाइक करें और बिल्कुल कमेंट करें, अच्छा लगता है तो अच्छा, या कहीं सुधार करने की आवश्यकता हो तो सुधार करने के लिए बोले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।